हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास यानी पार्ट 2 के बारे में हमने पढ़ा था अफ्रीका का। अफ्रीका के पार्ट 2 में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। वो मिस्टेक को आप संभाल लेंगे। मैंने वहाँ पे बताया था कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो नदी है, लेकिन गलत है। दुनिया की जगह आपको अफ्रीका करना है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो नदी है। वो मिस्टेक को आप संभाल लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए आप लोग और बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर यूरोप महाद्वीप को आप मैप से सीखोगे तो बेहतर सीख पाओगे। कोई सवाल भी आपका गलत नहीं होगा। आप क्लास लेके देखो तब आपको पता लगेगा इसका वैल्यू क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर से चलने वाले हैं और नीचे तक देश आप देखो मेंशन कर रखे हैं, सारे देश सारे सागर बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये हमने बताया कि आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्याविक। रेक्याविक एक ऐसी राजधानी है जो विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है रेक्याविक, और विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे वेलिंगटन। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? आप कहोगे न्यूजीलैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। चलिए यहाँ पे पड़ता है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यहाँ पर पड़ता है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म। याद रखिए जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल प्राइज आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब आप देखिएगा यहाँ बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो आप देखो एक तो स्वीडन पड़ेगा और दूसरा फिनलैंड पड़ेगा। कौन सा? फिनलैंड। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। इनके बारे में आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से पर्वत पठार नदियां हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा सा हिस्सा आप देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा रूस का है। किसका हिस्सा है? रूस का। रूस का हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। यूरोप महाद्वीप में जो भाग पड़ता है उसको रूस कहते हैं और जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा एंटोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। लिख लेना, बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश आते हैं? एंटोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा डेनमार्क। ये कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क के इस तरफ उत्तर सागर है और यहाँ पर बाल्टिक सागर है। ये हमारा उत्तर सागर है और ये हमारा बाल्टिक सागर है। यहाँ पर एक नहर पड़ती है जिसका नाम है सू नहर। कौन सा नाम है इसका? सू नहर। ये सू नहर है। तो सू नहर है किस किस को जोड़ती है? तो आप कहोगे बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है और जर्मनी को डेनमार्क को अलग करती है सू नहर। और सू नहर का ये वाला जो क्षेत्र है या इसे कहते हैं डॉगर क्षेत्र, यहाँ पर मत्स्य पालन अधिक मात्रा में होता है। फिर आप इसको देखिएगा, ये हमारा पूरा इंग्लैंड, इसको क्या बोले? इंग्लैंड। लेकिन याद रखिएगा इंग्लैंड तो एक छोटा सा देश है। इंग्लैंड एक छोटा सा देश है और ये वेल्स एक देश है और एक स्कॉटलैंड है। ये तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। अब आप कहोगे यूनाइटेड किंगडम किससे बोला जाता है? तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है इन तीनों को मिलाकर, और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके बोला जाता है। आप देखो यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। और यहाँ पर देखिएगा ये है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी, ये बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी के किनारे कौन कौन से देश आते हैं? एक तो आप कहेंगे फ्रांस आता है और दूसरा स्पेन आता है। ओके, फिर आप देखिएगा यहाँ पर मैंने जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में अफ्रीका महाद्वीप में बताया था। यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर ट्रिहेनियन सागर है। यहाँ पर कौन सा सागर है? ट्रिहेनियन सागर है। ये इटली के पास में पड़ता है। और ये वाला है सिसिली द्वीप। क्या है ये? सिसिली द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। ये क्यों लिखा है सिसिली द्वीप? क्योंकि यहाँ पर माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो सिसिली द्वीप पर है और सिसिली द्वीप पर अधिकार इटली का है।
अब आप देखिएगा यहाँ पर एडियाटिक सागर है, कौन सा सागर, एडियाटिक सागर है। और फिर देखिए ये हमारा ग्रीक एक देश है, ये क्या हमारा एक ग्रीक एक देश है। और यहाँ पर पड़ता है एशियन सागर, कौन सा सागर पड़ता है, एशियन सागर। तो क्वेश्चन आएगा एशियन सागर के किनारे कौन से देश हैं, तो वहां पर ग्रीक और तुर्की, इसकी राजधानी इस्तांबुल, इसके किनारे दो देश हैं। फिर आप कहोगे ये वाला जो सागर है, ये देखिए आप ध्यान से, ये वाला जो सागर है ये हमारा काला सागर है। कौन सा सागर है, ये ब्लैक सी है। कौन सा, ब्लैक सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैक सी के किनारे कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक तुर्की आता है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, और उसके नीचे एक देश पड़ता है, और उसके नीचे एक देश पड़ता है जॉर्जिया। क्या पड़ता है, जॉर्जिया। अब हम आप बात करते हैं ये वाला, ये क्या है हमारा, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर दुनिया का या दुनिया की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश आते हैं, यूरोप की बात करें तो आप देख रहे हैं एक तो रूस आता है, और दूसरा क्या आएगा, रूस के बाद और देश आते हैं एशिया के यहाँ पर। तो जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रांस है, फ्रांस के बाद ये वाला है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये हमारा हंगरी, ये है स्लोवाकिया, और ये चेक गणराज्य। और ए बनाया है मैंने, ए का मतलब है यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये अल्पास पर्वत है, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना, अल्पास पर्वत है। यहाँ पर देखिए ये हमारा नीदरलैंड है, ये वाला क्षेत्र हमारा नीदरलैंड का है। एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, ये बेल्जियम, क्या है ये बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है। हमने देशों के बारे में जाना, अब आप इनकी खासियत, इनके बारे में जानते हैं, इनकी खासियत क्या क्या है, किस देश में क्या क्या पाया जाता है, उनकी बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो ये वाला रूस का भाग है, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, ये रूस का भाग है, और इस तरफ भी रूस का ही भाग है। लेकिन ये रूस कहते हैं, इधर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, साइबेरिया कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, इसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। तो याद रखिएगा, यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, पहला पॉइंट। अब आप यहाँ पर ब्लैक कलर का ये बना हुआ है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत भी एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, और यहीं पे पड़ती है एक यूराल नदी। यहीं पे कौन सी नदी है, यूराल नदी, जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। तीन चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर, एक तो आपका यूराल पर्वत, काकेशस और यूराल नदी, तीनों एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं हम उसके बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में बता ही दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सफेद सागर, कौन सा सागर है, सफेद सागर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और याद रखिएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मैंने अभी बताया था, वहां नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार केवल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। चलिए अब अभी मैंने आपको देशों का एक व्यू दिया, उसके बाद कुछ खाड़ियों के बारे में बताया। अब जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। अभी आपको चर्चा बताया था कौन कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है, आप नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है ना, ठीक है। अगर हम देखें यूरोप महाद्वीप को, अगर यूरोप महाद्वीप को देखें ग्लोब में, तो ये है 0 डिग्री, क्या है ये 0 डिग्री, यहाँ पर पड़ती है 23.5 डिग्री, और ये है 66.5 डिग्री। तो यूरोप महाद्वीप ये है यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, देखो 0 डिग्री के नीचे वाला है
दक्षिणी गोलार्ध, और ये वाला है हमारा उत्तरी गोलार्ध। तो ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर आर्कटिक सागर है, जो दुनिया का सबसे छोटा सागर है। अगर तीसरे फैक्ट की बात करें तो याद रखिएगा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल, डेजर्ट नहीं पाया जाता। तो यहां पर लिख लेंगे, कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। और एक चीज और याद रखिए, यूरोप महाद्वीप में प्रायद्वीपों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप का यूरोप कहा जाता है, या यूरोप का प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसको हम जानेंगे। अगर हम बात करें यूरोप में पर्वत कौन कौन से हैं, इन पे कौन कौन सी चोटी हैं, पहले हम पर्वत जानेंगे, फिर यूरोप की नदियों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पर पर्वत की बात करें तो यूरोप का ये वाला पर्वत आप यहाँ पे देखो, ये वाला, इसका विस्तार 4 देशों में, कितने देशों में, 4 देशों में। आप कहोगे 4 देश कौन कौन से, फ्रांस बिल्कुल है, ये हमारा जर्मनी है, ये स्विट्जरलैंड है, और ये इटली है। यानी 4 देशों में इसका विस्तार है। इसका नाम है आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, हम इसको जानते हैं। इसको पहले रफ करते हैं, ठीक है ना, इसको रफ करते हैं फिर जानते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, क्या डालना है, आल्प्स पर्वत, ठीक है। आल्प्स पर्वत के बारे में, इसका विस्तार कहां पर है, कितने देशों में, इसका विस्तार 4 देशों में है। कितने देशों में, 4 देशों में। आपको 4 देश बता दिए, लिख लेना, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। ये 4 देशों में इसका क्या है, विस्तार है। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखेंगे माउंट ब्लॉक। क्या है, माउंट ब्लॉक, या ब्लॉक भी कहते हैं, माउंट ब्लॉक। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप कहेंगे अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसके बारे में बात करें तो अल्पास पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है। अल्पास पर्वत के बारे में ये जानते हैं। दूसरे पर्वत की बात करें तो यूराल पर्वत, मैंने कहा था यूराल पर्वत पड़ता है हमारा, ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के बारे में हेडिंग डाल के आप लिखोगे, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। बस एक ही पॉइंट यहाँ पर लिखना है। फिर आप हेडिंग डालोगे काकेशस पर्वत। काकेशस में सेम पॉइंट यही लिखना है कि यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, काकेशस पर्वत, ठीक है। ये 2 पर्वतों के बारे में आप जानेंगे। फिर हम बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। किसकी बात करेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्वेश्चन आता है कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, ये है जर्मनी में। कहाँ है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है जो जर्मनी में। बस इसके बारे में इतना ही आप जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रांस के बारे में। फ्रांस में कौन सा पर्वत है, तो फ्रांस के बारे में बात करें तो बॉस नीज पर्वत है फ्रांस में। कहाँ, बॉस नीज, यहां पर बॉस नीज पर्वत कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे फ्रांस में स्थित है बॉस नीज पर्वत, ठीक है। इसके बारे में और बात करें कि ये फ्रांस में फॉरेस्ट पर्वत के जस्ट पास में ही पड़ता है, और ये एक ब्लॉक पर्वत है। ये एक कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। इसके बारे में, उसके बारे में आगे जानते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये वाला आप चित्र देखो, इसको आप ये ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रायद्वीप है। ये क्या है, हमारा प्रायद्वीप है।
इसका क्या नाम है? इसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। ये पूरा प्रायद्वीप है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो यहाँ पर 3 पर्वत पड़ते हैं। एक का नाम है सेरा नेवादा, सेरा मोरिनो आपका यहाँ पड़ता है, और यहाँ पर पड़ता है हमारा सेरा नेवादा, और यहाँ पड़ता है कैंटाबायन, सेरा मोरिना और सेरा नेवादा। ये 3 पर्वत पड़ते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परेनीज पर्वत। यहाँ पर पड़ता है परेनीज पर्वत। परेनीज पर्वत क्वेश्चन आता है किन 2 देशों के बीच में है? तो आप याद रखिए ये फ्रांस और स्पेन के बीच में परेनीज पर्वत है। अगर हम दूसरी बात हम करें जालेन पर्वत की, किसकी? जालेन पर्वत। तो जालेन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए जालेन पर्वत है हमारा, जालेन पर्वत नॉर्वे और स्वीडन में पड़ता है। जालेन पर्वत कहाँ पड़ता है? नॉर्वे और स्वीडन में पड़ता है जालेन पर्वत। काकेशस की बात करें, काकेशस के बारे में बता चुका हूं, लेकिन उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अल-बुर्ज। क्या नाम है? अल-बुर्ज नाम है, ठीक है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद बात करें काला सागर की। देखिए काला सागर को के जो किनारे देश हैं इनके नाम आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। दूसरी चीज, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको पर्वतों के बारे में। एक पर्वत और हम बताएंगे, उसके बाद पर्वतों की कहानी यही समाप्त करते हैं, फिर नदियों के बारे में जानेंगे। एक का नाम है एपिनाइस पर्वत, यहाँ पर पड़ता है इटली में। ये मैंने बनाया एपिनाइस पर्वत, यहाँ पे लिख देते हैं एपिनाइस पर्वत। एपिनाइस पर्वत के बारे में बताएं तो याद रखिएगा एपिनाइस पर्वत से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पो नदी। क्या नाम है? पो नदी। और पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा। इटली की गंगा कहते हैं किसे? पो नदी को। और याद रखिएगा पो नदी के बारे में कि इटली की गंगा कहते हैं। और ये सिसिली प्रायद्वीप मैंने बताया था, सिसिली प्रायद्वीप, इस पर कब्जा किसका है? तो आप कहोगे सिसिली द्वीप, प्रायद्वीप नहीं द्वीप, पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। क्या नाम है? माउंट एटना। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक ज्वालामुखी इसके उत्तर में पड़ता है, इसके उत्तर में एक ज्वालामुखी पड़ता है, उत्तर में इसका नाम है विसुवियत। क्या नाम है? विसुवियत। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है विसुवियत, जो कहाँ पड़ता है? इटली में ही पड़ता है। इसके बारे में और एक पड़ता है हमारा, एक इटली में ये पड़ता है पूरा, नहीं ये इटली में पड़ता है हमारा विसुवियत, सॉरी। सिसिली के उत्तर में एक द्वीप है, इसका नाम है स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और इटली में यहाँ पर पड़ता है विसुवियत ज्वालामुखी, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी, इसको नोट कर लेंगे। ये मैंने कुछ पर्वतों के बारे में बताया, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आल्प्स पर्वत, यहाँ पर एपिनाइस पर्वत, जालेन पर्वत, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, इनके बारे में हमने जाना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, परेनीज पर्वत, इनके बारे में हमने जाना कि इसकी कौन सी चोटी है। और जो विख्यात पॉइंट आते हैं एग्जाम में उन्हीं को लेके हम चल रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट में नदियों का विस्तार भी अधिकतम है। तो जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जैसे डेन्यूब है, वोल्गा है, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं। अब नदियों का हेडिंग डालो, यूरोप की प्रमुख नदियाँ, हेडिंग डालिएगा यूरोप की प्रमुख नदियाँ। इससे साफ नहीं हो रहा है, इससे साफ होगा।
यूरोप की प्रमुख नदी, चलिए अब डालेंगे नदियों के बारे में। नदियां, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, याद रखिए, डेन्यूब नदी यूरोप में सर्वाधिक देशों में बहने वाली एक नदी है। डेन्यूब नदी ये 9 देशों में बहती है। पहले उद्गम देख लेते हैं इसका। क्या देखते हैं? उद्गम। उद्गम कहाँ से हुआ? तो आप याद रखना, जर्मनी से। इसका मुहाना कहाँ है? मुहाने की बात करें, मुहाना, मुहाना इसका काला सागर कहाँ है? काला सागर, इसका काला सागर में ये गिरती है। अगर दूसरी बात करें, ये 9 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? 9 देशों में बहती है। और इसके किनारे, किनारे शहर, शहर नहीं बोलेंगे, राजधानियां लिखेंगे। इसके किनारे कई देशों की राजधानियां हैं। इसके किनारे कई देशों की राजधानियां हैं। जैसे नंबर 1, इसके किनारे की कौन कौन सी राजधानियां हैं वो देखेंगे। डेन्यूब नदी किनारे कई देशों की राजधानियां हैं। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी किनारे है? तो आप कहेंगे डेन्यूब नदी किनारे है। दूसरा, अब यहां से देखो आप सीधे, जर्मनी से निकलती है ये नदी, कहाँ जाती है? ए का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद कहाँ जाती है? हंगरी। हंगरी के बाद कहाँ जाती है? रोमानिया। और रोमानिया के बाद जाती है काला सागर। इसका मुहाना काला सागर में है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी क्या है? आप बताएंगे। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानना है। और याद रखना, डेन्यूब नदी पर यूरोप के सर्वाधिक बंदरगाह हैं। यूरोप के सबसे ज्यादा बंदरगाह, यूरोप के सबसे ज्यादा बंदरगाह किस नदी पर हैं? तो याद रखना, डेन्यूब नदी पर है। लगभग 116 बंदरगाह बनाए गए हैं, छोटे बड़ों को मिलाकर डेन्यूब नदी पर। याद रखना, डेन्यूब नदी की ब्लैक फॉरेस्ट के पास से निकलती है, जर्मनी से, और कई देशों की राजधानियां इस नदी के किनारे हैं। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी, हंगरी की राजधानी, रोमानिया की राजधानी इसके किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? तो काला सागर में गिरती है। दूसरी नदी का नाम है बोल्गा। यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट, बोल्गा नदी। बोल्गा नदी हेडिंग डालेगा, बोल्गा नदी के बारे में बताते हैं। लिखिए, बोल्गा नदी का उद्गम बेल्डाई पहाड़ी रूस में पड़ता है, वहां से हुआ है। और बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसका मुहाना कैस्पियन सागर में है। बस इतना लिखना है इस पे। उसके बाद में एक नदी है सीन नदी। एक नदी है सीन नदी, ये फ्रांस से होकर इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है, सीन नदी। और इसी के किनारे, सीन नदी के किनारे पड़ता है फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस को क्या बोलते हैं? सुंदरता की नगरी या फैशन नगरी किसे बोलते हैं? पेरिस को बोलते हैं। दूसरा, एक नदी का नाम है, जिसका नाम है, यहां पे लिखते हैं। अब आप बताना, उस नदी का नाम बताओ जिस पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो आप क्या बताएंगे? बताओ। नहीं पता आपको? तो देखिएगा, क्या नाम है? टेगस नाम है। क्या नाम है? टेगस नाम है, जिसके किनारे लिस्बन शहर है। यहाँ पर लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अब हम बात करते हैं पो नदी की। किसकी बात करेंगे? पो नदी की। देखिए, पो नदी के बारे में कुछ पॉइंट मैंने पहले ही बता दिए, कुछ पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं। देखिए, पो नदी कहाँ है? तो आप कहोगे इटली में, सर्वाधिक क्षेत्र इसका इटली में है। कहाँ? इटली में। इस तरह से देखो यहाँ पर, ये अपना पानी कहाँ गिराती है? एडियाटिक सागर में ये अपना पानी गिराती है। कहाँ पर? इटली में। दूसरे से इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इटली की गंगा कहते हैं। और इसके क्षेत्र से, क्षेत्र या बेसिन से
चावल की कृषि सर्वाधिक होती है, चावल की कृषि सर्वाधिक होती है। और हम इटली की बात करें, इटली का एक शहर है वेनिस। क्या नाम है? वेनिस। वेनिस शहर को एडियाटिक का मोती भी कहते हैं, क्योंकि वेनिस शहर पड़ता है यहाँ पर। कहाँ पड़ता है? वेनिस शहर। यहाँ पर वेनिस शहर में कोई भी सड़क नहीं है, यहाँ पर लोग नाव से यातायात करते हैं, वेनिस शहर। और याद रखना, वेनिस शहर के बाद एक और भी देश आता है जिसका नाम है बारदो शहर। बारदो शहर हमारा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में एक नदी है टिबेर, यहाँ पर लिखते हैं टिबेर या टाइबर नदी। टाइबर ये नदी पड़ती है, ये भी इटली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इटली में पड़ती है। और इसके किनारे इटली की राजधानी रोम है। तो रोम किस नदी किनारे? आपको टिबेर या टाइबर नदी के किनारे है। और याद रखना, रोम में ही पड़ती है वेटिकन सिटी। क्या पड़ती है? वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो किस नदी पर है? तो ये भी हम याद रखेंगे, टिबेर नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम राइन नदी की। उसके बाद बात करेंगे राइन नदी की। राइन नदी इस प्रकार से बहती है और अपना पानी उत्तर सागर में गिराती है। राइन नदी का उद्गम बोल सकते हैं जर्मनी से हुआ है और अपना मुहाना उत्तर सागर में बनाती है। और राइन नदी की सहायक नदी है रूर है, सीन है, मीन है। रूर जैसे ऐसे समझिएगा इसको, ये जा रही है हमारी कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी की सहायक नदी है रूर, ये रूर है। तो ये क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में कोयला का खनन होता है, कोयला और लौह सर्वाधिक मात्रा में यहाँ मिलता है। इसलिए अब भारत में भी ये कहा जाता है कि रूर प्रदेश, छोटा नागपुर को पठार को कहते हैं। तो रूर प्रदेश का मतलब क्या है? जहाँ से कोयले का सर्वाधिक खनन हो और लौह की प्राप्ति हो, तो इसको कहेंगे। और याद रखिएगा, इसके किनारे कई शहर हैं। किसके किनारे? राइन नदी के किनारे कई शहर हैं जिसके नाम है, जैसे एक शहर है स्टुटगार्ट, यहाँ पर पड़ता है स्टुटगार्ट, जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। एक है कोलोन शहर, वो भी ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। एक है वार्न भी ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तीनों शहर जर्मनी में पड़ते हैं। ये हमारा नीदरलैंड में एक शहर पड़ता है हेग, और हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और ये पड़ता है बेल्जियम। याद रखिएगा, बेल्जियम देश है। ये किसके किनारे? तो आप कहोगे उत्तर सागर के किनारे है बेल्जियम शहर। ये कुछ नदियों के बारे में हमने आपको बताया। और ये डेन्यूब नदी के बारे में बताया था कि कहाँ पर जाती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी अपना पानी गिराती है कैस्पियन सागर में। और ये कौन सी नदी? ये वोल्गा नदी है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश चैनल के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य में है, तो आप कहना फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है। एक जलसंधि का नाम है डॉगर जलसंधि। क्वेश्चन आएगा डॉगर जलसंधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो याद रखना, उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और फ्रांस से इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन को अलग करती है। ये याद रखेंगे। ये सुनहर के बारे में आप याद रखेंगे। सुनहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है और डेनमार्क को और जर्मनी से अलग करती है। इसके बारे में जानेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, बासपोरस जलसंधि है। ये बासपोरस जलसंधि दो सागरों को जोड़ती है, जैसे काला सागर और ये है मरमरा सागर। कौन सा? मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है और एशिया को यूरोप से अलग करती है।
तुर्की एक ऐसा देश है या टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ये हमारा भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा, एक तो स्पेन हो जाएगा, एक इटली हो जाएगा और दूसरा ग्रीक हो जाएगा। यानी 3 देश भूमध्य सागर के किनारे हैं यूरोप महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में कितने बताए थे? 5। कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। तो वो भी आपको याद रखना है। तो आज हमने इनके देशों के बारे में जाना और इनके पर्वतों के बारे में जाना, कुछ नदियों के बारे में मैंने जाना। हाँ, एक तो नदी और एक है वितुस्तुला, पोलैंड में बहती है। विस्तुला नदी पोलैंड में बहती है और पोलैंड की राजधानी वार्सा उसी नदी किनारे है। ठीक है ना। चलिए, एक पॉइंट मुझे याद आ गया, ये भी हो गया। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज हमने जितना पढ़ाया है इसका नोट्स आप बना लेना, और दूसरा सेकंड इसका पार्ट आएगा, उसमें हम झीलों के बारे में देखेंगे, खनिज के बारे में देखेंगे, और घास के मैदान, हंगरी में घास का मैदान कौन सा है और स्टेपीज क्या है, ये उनके बारे में, या खनिज कौन कौन से कहाँ पर प्राप्त होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।